प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान में जिन अवधारणाओं को हमें पढ़ना है उसमें एक दूसरी प्रमुख अवधारणा समानता की होती है, इक्वलिटी। आपने समानता की अवधारणा के बारे में पहले भी सुना होगा और अपनी आम बातचीत में या अन्य तरीकों से आपने इस शब्द को जरूर सुना होगा, लेकिन जैसे कोई आम लोग, आम जन, कॉमन मैन जैसे समानता का अर्थ लगाता है, राजनीति विज्ञान में समानता की अवधारणा का अर्थ वैसा नहीं होता है। इसलिए समानता की अवधारणा आपको राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से समझनी पड़ती है कि राजनीति विज्ञान में समानता का अर्थ क्या होता है। पहला पॉइंट मैं आपको जो यहाँ बताना चाहता हूँ कि समानता की जो अवधारणा है वह एक कॉम्प्लिकेटेड अवधारणा है। कॉम्प्लिकेटेड है अर्थात जटिल है। दूसरी चीज, यह एक डिफिकल्ट है समझने में, इसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए समानता की अवधारणा को लेकर समाज में बहुत सारे लोग तमाम तरीकों की भ्रांतियों से ग्रसित होते हैं। जैसे अगर आप समानता की बात करेंगे तो लोग बहुत अजीब अजीब किस्म के तर्क आपके सामने प्रस्तुत करने लगेंगे। अब वो ये कहने लगेंगे कि क्या सबको समान कर दिया जाए, सबको एक हाइट का कर दिया जाए, क्या सभी पुरुष और स्त्री जो हैं वो एक जैसे हो जाएंगे। ये सब तर्क वास्तव में इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उनको समानता का सही अर्थ मालूम नहीं होता है। तो आपको राजनीति विज्ञान में समानता का सही अर्थ समझना है कि समानता क्या होती है। तो पहला पॉइंट ये था कि समानता एक जटिल अवधारणा है, यह समझने में थोड़ी कठिन है। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि हम जिस समाज के अंग हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, वह एक असमान समाज है, यह एक अनइक्वल सोसाइटी है। तो यहाँ पर जिस समाज के हम अंग हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर असमानता मौजूद है। इसलिए असमान समाज में रहते हुए समानता की अवधारणा को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए समानता को समझने से पहले असमानता को समझना पड़ता है। तो फिर प्रश्न उठता है, राजनीतिक दर्शन के अंदर ये प्रश्न उठता है बार बार कि यह समाज असमान कैसे हो गया, क्यों यहाँ पे कुछ लोग धनी हो गए और कुछ लोग गरीब हो गए। यह एक बहुत जटिल प्रश्न है। यानी जब हजारों लाखों साल पहले दुनिया शुरू हुई, इंसान जब इस दुनिया में आया तो वो असमान नहीं था। इंसान, जो भी इंसान थे वहाँ पर, वो एक जैसी स्थिति और परिस्थिति में मौजूद थे। लेकिन धीरे धीरे समय ने और इतिहास ने और समाज की बनावट और संरचना ने उस समाज में असमानता को गहरे तरीके से मौजूद करा दिया। यही वजह है कि आज आप जिस समाज के अंग हैं वह असमानता की चीज़ों पर आधारित है। आप पाते हैं कि लोग गरीब हैं, अमीर हैं, लोग अपने आप को उच्च जाति का मानते हैं, दलित जाति का मानते हैं, लोग धर्मों में बटे हुए हैं, लोग जाति में बटे हुए हैं, लोग आर्थिक विभिन्नता से बटे हुए हैं। किसी का सम्मान ज़्यादा है, किसी का नहीं है, किसी के पास पावर ज़्यादा है, किसी के पास पावर नहीं है। ये सब अनइक्वल सोसाइटी के अंग हैं। पुरुष ये कर सकते हैं, महिलाएं ये कर सकती हैं, पुरुष और महिलाओं के बीच में भी असमानता है। तो ये जो असमान समाज आप देख रहे हैं, यह एक असमान समाज यूं ही नहीं जन्म ले लिया। इसके अंदर हजारों साल से इंसानी व्यवहार की और इंसानी सोच की चीज़ें इसके अंदर मौजूद हुई हैं। तो सबसे पहले समानता को समझने के लिए तो हमको असमानता समझनी पड़ती है। तो असमानता दो प्रकार की होती है। कुछ असमानताओं का जन्म प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त है यानी प्रकृति से ही उन असमानताओं को जन्म होता है। जैसे कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं,
कुछ हाइट में लंबे होते हैं, कुछ हाइट में छोटे होते हैं। तो ये सब प्रकृति प्रदत्त असमानता है। यह किसी इंसान ने चूज नहीं किया है, इसको आपने विकल्प के रूप में आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है। यह बस एक आपको हर एक इंसान को मौजूद हो गया है प्रकृति के द्वारा। तो मोटे, पतले, लंबे, नाटे, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति मिलते हैं वो सब प्राकृतिक असमानता के उदाहरण हैं। तो इन असमानताओं को दूर करने की बात समानता की अवधारणा में नहीं की जाती। कुछ शारीरिक संरचना पुरुषों की है, कुछ शारीरिक संरचना स्त्रियों की है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रकृति ने उनको अलग बनाया है। तो समानता की अवधारणा ये नहीं कहती कि सभी पुरुष वो स्त्रियों की जो है संरचना को ले लें या सभी स्त्रियां पुरुष की संरचना को ले लें। इस तरीके की कोई बात नहीं कही जा रही है। ये सब प्राकृतिक असमानताएं हैं और यह मौजूद रहेंगी और हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन पहला पॉइंट ये था कि कुछ असमानताएं प्रकृति प्रदत्त हैं, उनको समानता की अवधारणा में दूर करने की बात नहीं कही जाती। लेकिन कुछ असमानताएं सामाजिक स्रोत से भी पैदा होती हैं, जिस समाज में हम रहते हैं। तो जिस समाज के हम अंग हैं, वो समाज जिन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानने लगता है, वहाँ के लोग जिन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, वो भी असमानताओं का एक बहुत बड़ा कारण हो जाती हैं। तो जो समाज के अंदर आप पाएंगे कि जैसे आप एक भारतीय समाज जैसे जातिगत समाज है ये, तो हम पाते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है इस समाज के अंदर। तो अगर जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जाति जो थी वो प्रकृति प्रदत्त नहीं है। जाति जो है वो मानवीय समाज की देन है। हमें आपको समझना पड़ेगा कि जाति से उत्पन्न होने वाली असमानताएं सामाजिक रूप से उत्पन्न होने वाली असमानताएं हैं, वो प्राकृतिक असमानताएं नहीं हैं। इसी तरीके से पुरुष और स्त्रियों के अंदर भी आप व्यवहार देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके समाज में जैसे एक बहुत बड़ी कुप्रथा है विधवा प्रथा, आप देखते हैं। तो अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसके ऊपर वो समाज तमाम तरीके के बंधन लगा देता है। तो वो परंपरा के नाम पर वो जो बंधन लगा देता है, तो वो उसकी जो लड़की विधवा हो गई है उसके जीवन को डिफिकल्ट बना दे रहा है समाज। किसके नाम पर? परंपरा के नाम पर। तो सामाजिक रूप से वह परेशानी उत्पन्न कर रहा है और एक प्रकार की असमानता पैदा कर रहा है कि उस लड़की को उस समाज में जीने का बराबर का हक नहीं मिलेगा, वो असमान हो जाती है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें अगर अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनका स्रोत जो होता है, असमानता का स्रोत जो है वो सामाजिक है। तो जब सामाजिक स्रोत मौजूद हो जाता है हमारे पास, तो समानता की अवधारणा उस सामाजिक स्रोत को सामाजिक स्रोत से उत्पन्न हुई जो असमानता हैं उनको दूर करने का प्रयास करती है। जैसे आप पाएंगे कि कई बार निर्धन घरों के बच्चे, गरीब घरों के भी बच्चे होते हैं, तो वो बहुत कुशाग्र होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन चूँकि उनका परिवार उनकी पढ़ाई को बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकता, उनको सपोर्ट नहीं कर सकता उनका परिवार, तो वो बच्चे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसी के तुलना में यदि कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में बहुत तेज नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उसका परिवार धनी परिवार से है, तो वो बच्चा अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो ये डिफरेंस जो हुआ वहाँ पर, उसके इंटेलिजेंस का डिफरेंस, जबकि वो इंटेलिजेंट था, निर्धन परिवार का बच्चा था, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो कम इंटेलिजेंट है वो आगे बढ़ जाता है। तो उनके बीच में जो स्रोत है, वो डिफरेंस है, जो अमीरी और गरीबी का है, जिसका मूल स्रोत सामाजिक है, ये प्राकृतिक नहीं है। तो हमें और आपको राजनीति विज्ञान में इस चीज़ को समझना पड़ता है कि कुछ स्रोत प्राकृतिक होते हैं और हमें उनको दूर नहीं करना है। जिनका स्रोत, जिन असमानताओं का स्रोत सामाजिक है, उन असामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास समानता की अवधारणा में किया जाता है। तो जैसे आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी कि एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, लेकिन उस समय के समाज ने
एकलव्य को स्वीकार नहीं किया। और एकलव्य मेरिटोरियस था, मेरिट में फर्स्ट आने वाला था। अर्जुन उसकी तुलना में मेरिट में सेकंड आ सकता था, लेकिन वो समाज अर्जुन को फर्स्ट लाने के प्रयास में, क्योंकि वहाँ पर जो भेदभाव किया जा रहा है एकलव्य और अर्जुन के बीच में, वो जातिगत भेदभाव है। तो इसका अर्थ है कि उनकी जो असमानता मौजूद हो रही है वह उसका स्रोत सामाजिक है, वो प्राकृतिक नहीं है। तो हमको और आपको यहाँ पर समझना होगा कि आज के इस आधुनिक समाज में क्या हम इस प्रकार का भेदभाव मौजूद रहने देंगे? क्या हम इस प्रकार के जो सामाजिक स्रोत से उत्पन्न होने वाली असमानताएं हैं, क्या उनको आज के इस आधुनिक पढ़े लिखे सभ्य समाज में स्वीकार किया जाएगा? इन सब चीज़ों का उत्तर समानता की अवधारणा में मिलता है। सामाजिक स्रोत से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की असमानताओं को दूर करना ही समानता की अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य है। यही आपको हमको समझना है। तो सामाजिक स्रोत में समानता का तात्पर्य ये होता है कि हम किससे उसका अर्थ निकालते हैं। समानता का अर्थ ये कहा जाता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके कारण सब व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सकें और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। तो ये समानता का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति को आज के इस आधुनिक समाज में अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्राप्त होने चाहिए, और चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनी हो। तो इसलिए इस समानता की अवधारणा को स्वीकार करने की वजह से ही दुनिया भर में तमाम जो सरकारें होती हैं और आज का जो आधुनिक राज्य है दुनिया में, उन राज्य के द्वारा ऐसे कर्म किए जाते हैं, ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं, ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं कि उनके समाज का जो निर्धन वर्ग है उसको भी अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्राप्त हों। यही वजह है कि आप देखेंगे कि दुनिया भर की सरकारें सरकारी स्कूल देश के कोने कोने में खोलती हैं। उन जगहों पर भी सरकारी स्कूल खोला जाता है जहां पर सुविधा नाम मात्र की उपलब्ध हो। वो क्यों खोला जाता है? उसका एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम जब सरकारी स्कूल खोलते हैं और वहाँ पर, तो वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ आसपास की जो सोसाइटी के गरीब बच्चे हैं, वो स्कूल में आएँ और पढ़ें और वो इस अपने जीवन में मौजूद इस अवसर का फ़ायदा उठाएं और उसको पढ़कर अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो वो आज के समाज में आगे बढ़ सकें। ये उनकी लाइफ में एक अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये कार्य दुनिया भर की सरकारें करती हैं, दुनिया भर के राज्य करते हैं। तो आप पाएंगे सभी राज्यों में इस तरीके की स्कीम्स चलती हैं। वहाँ गरीब लोगों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, गरीब निर्धन व्यक्तियों के लिए पढ़ने का भी कार्य सुविधा प्रदान की जाती है। आप ये पाएंगे कि वहाँ दुनिया भर में सरकारें जो हैं लोगों को रोजगार भी प्रदान करती हैं और उनको आगे आना पड़ता है सरकार को। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कोई परोपकार का कार्य नहीं कर रही है। यह अवधारणा हमको सिखाती है कि सरकार और राज्य कोई परोपकार नहीं कर रही है, यह उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें अपनी इस जिम्मेदारी को आज के इस आधुनिक युग में निभाना पड़ेगा। यही वजह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो क्षेत्रों में सरकारों को ऐसी योजनाएं बनानी पड़ती हैं ताकि समाज के बड़े से बड़े वंचित तबके को फायदा मिल सके। ये चीज़ें जो हैं वो समानता की अवधारणा के अंग होते हैं। इसलिए समानता जो होती है वो मूल रूप से एक समानीकरण की प्रक्रिया है। तो प्रथम चीज जो देखी जाती है समानता के अंदर, समानीकरण की प्रक्रिया में पहली चीज जो देखी जाती है वो ये है कि समानता जो होती है वो विशेषाधिकारों का अभाव है। तो विशेषाधिकार तो यही होते हैं कि जब लोग कोई इस तरीके का शर्त लगाकर समाज के अंदर ऐसे कंडीशन बना दिए जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं कि इसी आधार पर ये अधिकार मिलेगा। जैसे आप भारतीय समाज में शिक्षा के अधिकार को देखेंगे तो जाति से जोड़ दिया गया था पुराने समाज में। यही वजह थी कि अर्जुन तो धनुर्विद्या सीख सकता था लेकिन एकलव्य नहीं सीख सकता था।
तो इसका अर्थ ये कि अर्जुन के पास तो विशेषाधिकार था और वो विशेषाधिकार जातिगत होने की वजह से था, और एकलव्य के पास वो पढ़ने का अधिकार नहीं था क्योंकि वो अमुक जाति में था। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पैदा होता है, उसका जन्म पूछ कर नहीं होता है, तो वो बाई चांस है, इट इज़ एन एक्सीडेंट कि अर्जुन उस जाति में पैदा हो गए, एकलव्य अमुक जाति में पैदा हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि इस दुनिया में किसी से नहीं पूछा जाता, कोई बाई चांस गरीब घर में पैदा हो जाता है, कोई बाई चांस अमीर घर में पैदा हो जाता है, कोई बाई चांस किसी अमुक जाति में पैदा हो गया, कोई बाई चांस किसी अमुक जाति में पैदा हो गया, कोई बाई चांस किसी धर्म में पैदा हो गया, कोई बाई चांस किसी और धर्म में पैदा हो गया। तो इसलिए जन्म का आधार जो है वह इम्पॉर्टेंट नहीं है आधुनिक समाज में। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर वो टैलेंट है या नहीं। तो प्रथम चीज़ कि समानता की अवधारणा कहती है कि विशेषाधिकार किसी को नहीं मिलेगा जन्म के आधार पर। दूसरा इसका आशय है कि सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर होने चाहिए। इसलिए ऐसे भी दूर दराज के इलाकों में जहाँ लोग रह रहे हैं और राज्य की जिम्मेदारी है कि वहाँ के भी बच्चों को पढ़ने की सुविधा के लिए स्कूल खोले जाएं और उनको पढ़ाया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें वो अवसर देने की बात की जा रही है। इसके अलावा एक दूसरा अंतर आप देखते हैं, औपचारिक और वास्तविक समानता। औपचारिक समानता का अर्थ ये है कि कोई देश का संविधान औपचारिक रूप से लिख देता है नागरिकों के लिए कि हम सब समानता की अवधारणा में विश्वास करते हैं, लेकिन उसके लिए वो कोई कार्य न करे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो औपचारिक समानता है। आपको संविधान में लिखना ही नहीं है कि आप समानता में विश्वास करते हैं, बल्कि उस समानता की स्थिति को लाने के लिए, वास्तविकता को लाने के लिए आपको प्रयास भी करने हैं, और इसी प्रयास से ही जो है वो वास्तविक समानता उत्पन्न होगी, जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। इसलिए वास्तविक समानता उस स्थिति का नाम है जिसमें देश के संविधान और कानूनों के द्वारा न केवल समानता की घोषणा की जाए, वरन व्यवहार में भी उन परिस्थितियों की भी व्यवस्था की जाए जिनके आधार पर नागरिकों के द्वारा वास्तव में समानता का उपभोग किया जा सके। इसलिए सरकारों को, राज्य को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें समानता को विकसित किया जा सके, और यही राज्य का और सरकार का कर्तव्य होता है। उसे ऐसे नियम बनाने हैं, ऐसी योजनाएं बनानी हैं, ऐसे अभियान चलाने हैं कि समाज में लोग समानता को स्वीकार करें और उनको यह समझ में आए कि हमारी असमानताओं का प्रमुख कारण सामाजिक वैषम्य है। उनको दूर करने का प्रयास आज के आधुनिक युग में किया जाएगा और सभी सरकारें और राज्य इसकी ओर प्रयासरत रहते हैं। समानता की अवधारणा यही है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो में हम और भी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।